हाय गाइस, वेलकम टू वीएन कोचिंग क्लासेस। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। देख लेना। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यहाँ पर ये टॉपिक ऐसे क्यों लिखा गया है कि युद्ध का त्याग किया? वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोग ज़मीन पाने के लिए, जीतने के लिए युद्ध किया करते थे। पर अशोक जी ने क्या किया? एक युद्ध किया, उसमें उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा लॉस हुआ, हद से ज़्यादा लॉस हुआ, तो उनका क्या हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर शांति से उन्होंने जैसे जैसे करके लोगों को जीतना शुरू किया, लोगों के दिल को जीतना शुरू किया, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और क्यों राजा अशोक को अशोक द ग्रेट, अशोक एक महान राजा बोला जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हाँ जी, तो साइड में जो आप एक ये निशान, एक चिन्ह देख रहे हैं, कुछ पहचान है? क्या है ये है अशोक की लाट। कैसे लिया गया वो अब देखते हैं। और ये निशान देखे तो बचपन में चेहरे भी खिल जाते थे। वो इसलिए मम्मी पापा 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, 5 रुपये दिए, इस पे वाला मार्क बना होता था, बस हमारी तो लॉटरी लग जाती थी। ठीक है, तो चलिए अब आइए चैप्टर में देखते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उनको ऐसे नहीं उठा के यहाँ पे रख दिया, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उन्हें जो ये वाला निशान है, ये पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। जी, यहाँ पर ये यूपीएससी क्वेश्चन पुट करता है कि हमारे देश की जो करेंसी है, हमारे देश के जो रुपया पैसा है, उस पे जो अशोक की लाट है वो कहाँ से ली गई है? सारनाथ से। ठीक, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई और स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले हम ये जाने कि अभिलेखों में क्या है, यह समझने की कोशिश करें कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक, लेट्स आगे देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा मतलब उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। 2300 साल मतलब कि आज के जो हम ये टाइम देख रहे हैं ना, ईसा, इससे भी 300 साल पहले, मतलब 300 ईसा पूर्व वी कैन से। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की हेल्प की और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र, पॉइंट टू बी नोटेड, बुक अर्थशास्त्र की किताब में है, बट इसमें अर्थ मतलब रुपये या पैसे से रिलेटेड नहीं है, इसमें राज्य चलाने से संबंधित ज्ञान है। ठीक जी, तो यहाँ पे वर्ड आता है वंश। वंश किसे बोलते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, मतलब राजा का बेटा जब राजा बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? वंश। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे पुत्र अशोका। यहाँ पे एक हल्का सा जीके का पॉइंट मैं बताना चाहूँगी बिंदुसार, कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि जो बिंदुसार थे, उनकी बॉडी पर ना छोटी छोटी बिंदी थी, मतलब छोटे छोटे दाने यू कैन से थे, तो इस वजह से उनका नाम बिंदुसार पड़ा। और कहीं मतलब ये बोला जाता है कि जो चाणक्य थे वो राजा चंद्रगुप्त के खाने में जहर मिलवाते थे रोज़ थोड़ा थोड़ा। वो इसलिए कि अगर कोई राजा चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे दे तो वो उसको आराम से टैकल कर पाए उनकी बॉडी। इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए वो रोज़ थोड़ा जहर देते थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और जिस वजह से बोला जाता है कि ये साइड इफ़ेक्ट था बिंदुसार की बॉडी पे, कि उन्होंने उनकी बॉडी पे ये
दाने दाने से हो गए, इस वजह से उनका नाम बिंदुसार पड़ा। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी किधर थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। उज्जैन पता है ना, राजा विक्रमादित्य का। तक्षशिला ज्ञान का। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो पाकिस्तान में, ठीक है, वो तो खैर ख़त्म हो गया था। उस तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ते में पड़ता था। तो उस टाइम में, राजा अशोक के टाइम में, तक्षशिला और उज्जैन प्रमुख नगरों में से एक थे। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब ये तो है ना कि जो बिज़नेस का सबसे बड़ा सोर्स होता है, या फिर जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लोग वहीं पे जाना पसंद करेंगे, वहीं पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी और वही इम्पोर्टेंट शहर बन जाएगा। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव। किसानों और पशुपालक मतलब कि ज़्यादा अन्न होगा तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। ठीक, पशुपालक उस टाइम में वैसे भी जानवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक, तो मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जंगलों से तो काफ़ी सारे हमें रिसोर्सेज आराम से मिल जाते हैं, लकड़ी, खाना और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो एग्रीकल्चर पे ही बेस होते हैं। ठीक है, साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोग यहाँ ये समझने वाला पॉइंट है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते हैं। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली कम एरिया है, कम लोग चलेंगे, ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा लोग चाहिए। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। सही बात है, राज्य क्या है, एक छोटा सा एरिया है। ठीक, राज्य क्या है, अगर हम आज के टाइम का एग्जाम्पल ले, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जैसे यूपी है, ठीक, गुजरात है, हरियाणा है, ये क्या है, सिर्फ राज्य है। ठीक, तो इनके राजा क्या कहलाएंगे? इनके राजा ही कहलाएंगे। बट साम्राज्य हमारा पूरा इंडिया हो गया, तो पावर किसके पास ज़्यादा है? पीएम के पास ज़्यादा है या सीएम के पास ज़्यादा है? ऑब्वियसली पीएम के पास ज़्यादा है। तो पीएम को ज़्यादा सोर्सेस चाहिए ना, ज़्यादा बजट चाहिए अपना इंडिया चलाने के लिए। ठीक है, आगे इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। टैक्स सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिवेन्यू टैक्स। ठीक है, और आज के टाइम में सबसे बड़ा जो सोर्स है वो भी टैक्स ही है। और वो किस नाम से है? जीएसटी। उसमें स्टेट का भी पार्ट होता है और अपने सेंटर का भी। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? मौर्य साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों, वही ठीक है, साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक हद तक ही तो राजा का डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है उस जगह पे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली पे गवर्नमेंट है, वो डायरेक्ट कंट्रोल एक हद तक दिल्ली पे कर सकते हैं। दिल्ली भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। बट जो साउथ इंडिया है, मान लीजिए तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, वहाँ पे तो डायरेक्ट कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे राजाओं को अपॉइंट किया गया है, मतलब सीएम को अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, राजा करता था। ठीक, और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था उसको पनिशमेंट भी मिलती थी। टैक्स इकट्ठा करने वाले लोगों को, अधिकारियों को सैलरी भी दी जाती थी, वो तो आज भी दी जाती है। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेशवाहक मतलब कम्युनिकेशन, संचार सिस्टम से। और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। मतलब कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, कोई किसी का मतलब अनफेयर
तरीके से किसी को मतलब शोषण तो नहीं कर रहा है, वो जासूस काम करते थे इस वाली चीज़ का। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर कंट्रोल करता था। ठीक, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखा जाता था। ठीक, कुछ हद तक। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल मतलब गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। इसलिए ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। स्थानीय परंपराओं मतलब जो उस जगह की पर्टिकुलर परंपराएं होती है। जैसे आप शादी करने के तरीके ही देख लीजिए, गुजरात में थोड़ा सा अलग मिलेगा, राजस्थान में अलग मिलेगा, यूपी साइड अलग मिलेगा, जम्मू कश्मीर की साइड अलग आपको तरीका मिलेगा। ठीक, स्थानीय परंपराओं को वहाँ पे माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे। सिर्फ रास्तों पर और नदियों पर ही क्यों? क्योंकि रास्तों से और नदियों से क्या होता था? बिजनेस होता था। और बिजनेस किसी भी देश का क्या होता है? बैकबोन होती है। क्योंकि लोग कमाएंगे तो टैक्स भी देंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र में भी बताया गया है कि उत्तर पश्चिम वाला एरिया थोड़ा सा याद कीजिए, हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है। के लिए किसके लिए? कंबल के लिए। कश्मीर वाला एरिया, कश्मीर की इधर राइट साइड में, कश्मीर की साइड से अगर देखो तो कश्मीर के उधर कंबल, वहाँ पे सर्दियाँ पड़ती है इसलिए वहाँ पे कंबल। और दक्षिण भारत सोने के, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है? पठार है, सोने के और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे, नजराना इन द सेंस गिफ्ट के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। देखिए यहाँ पे नजराना भी डिफाइन किया गया है कि जो टैक्स होते थे वो तो नियमित ढंग से, मतलब वो उसका रूटीन था कि इतने टाइम बाद आपको टैक्स पे करना ही करना है। ठीक है, और वहीं जो नजराना था ना वो अनियमित था, मतलब वो कोई सेट नहीं था कि नजराना किसी को देना ही देना है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि जो नजराना है वो आपको अपने पैसे ही देने हैं या कुछ और ही देना है। इसमें क्या होता था? ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से हम किसी को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। ये देखिए मौर्य साम्राज्य के मैप। मौर्य साम्राज्य उस टाइम इंडिया के साथ साथ किधर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड भी था, क्योंकि कंधार अफगानिस्तान में। और यहाँ पर जो ये रेड मार्क है ये शो करता है कि यहाँ से अशोक के स्तंभ मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। और जो ये काले मार्क है ये शो करता है कि ये इम्पोर्टेंट क्या थे? इम्पोर्टेंट नगर थे जी। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, नीचे के अभी देखेंगे हम बाद में। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट नगर थे। और लंपक, कंधार, मनसेरा, शाहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, रामपुरवा, लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर। और देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? अशोक के अभिलेख मिले हैं। देखिए ये दक्षिण भारत में भी ये जहाँ पे रेड मार्क हो रखे हैं यहाँ से इनके अभिलेख मिले हैं। और जो ब्लैक मार्क हो रखी है ये इम्पोर्टेंट नगर थे जी। राजधानी में सम्राट कैसे रहा करते थे? क्या उनके ठाट बाट थे? क्या उनका रहने सहने का तरीका था? वो हमें पता लगता है। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मतलब सेल्यूकस निकेटर ने उनको राज्य की साइड से भेजा था अपना दूत बनाकर। ठीक, यहाँ मेगास्थनीज की बुक से हमें कुछ मालूम पड़ता है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। शोभा यात्रा बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था।
उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। मतलब जो हाथी होते थे उनको सोने और चांदी के जेवर पहना के रखते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। गजब। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ठीक है। वे हमेशा इस बात से डरे रहते कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश ना करे। अगर हत्या कर दे तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। उनके खाना खाने के पहले कुछ खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि इसे अगर वहाँ के जो मान लीजिए दासी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर वहाँ पे कोई मतलब हत्यारा आ गया और उसने देख लिया कि राजा का ये कमरा है, एक रात देखेगा, दूसरी रात वो अटैक कर देगा। तो इसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए वो 2 रात लगातार एक कमरे में बिल्कुल भी नहीं सोते थे। वो कमरे चेंज कर करके सोते थे। जी आइए अब जानते हैं पाटलिपुत्र मतलब जो आज का पटना है उसके बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर मतलब दीवार से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर है। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। देखो यहाँ पे क्या फ़र्क था। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता का याद है कुछ? तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे वो कैसी ईंटों से बने होते थे? आंसर कमेंट बॉक्स में। राजा का महल भी काठ से बना है। काठ मतलब लकड़ी के जो होते हैं ना बड़े बड़े से गट्ठर से टाइप, वो काठ से, और जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। मतलब पत्थर की इसमें डिज़ाइनिंग की गई है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। ठीक है। एक तरह से हम यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वो पाटलिपुत्र से थोड़ी सी एडवांस थी हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से हमें ये पता लगता है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू से प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तो और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। ठीक, जंगल वाले इलाके आते थे और वहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी हद तक क्या थे, स्वतंत्र थे। मतलब थोड़ा कंट्रोल कम था उन लोगों पे। जंगल पे कौन जाएगा जंगल में उनसे फालतू की वो कहाँ बात करने के लिए। ठीक है। और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु मतलब शहद और मोम जैसी चीज़ ला कर दे। जंगल में तो वैसे भी इतनी प्रॉब्लम होती है जाने में, तो लोग मतलब जो अधिकारी होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, वो वैसे भी वहाँ पे जाने से बचते थे। अब पढ़ते हैं हम अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक द ग्रेट के बारे में। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्हें अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अभिलेख का क्या फ़ायदा था कि उनको एक बार खुदवा दिया, एक जगह गड़वा दिया तो वो लंबे टाइम तक स्टोर रहते थे। तभी तो आज इतने साल बाद भी इतनी सारी जगहों से अभिलेख मिल गए। ठीक है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। जी हम आज तक प्राकृत भाषा तो हमने पढ़ ली है कई बार। बुद्ध और महावीर स्वामी इनके बारे में पढ़ लिया कि भाई ये अपने जो संदेश है वो कौन सी भाषा में दिया करते थे, प्राकृत भाषा में दिया करते थे। ब्राह्मी लिपि का मतलब है जो हमारी लिपि है, हम यहाँ से जो यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक, ऐसी लिपि, इसको ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। और यहाँ पर वो युद्ध जिसके बाद राजा अशोक को महान होने की पदवी मिली, यहाँ पे एक अभिलेख में राजा अशोक ने क्या बोला, मतलब ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से राजा अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। ठीक, देखो अपने एक अभिलेख में अशोक ने बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग
क्या हुआ वहाँ पे? 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और मुझे अपार दुख हुआ। अगर एक फैमिली से एक कमाने वाला भी जाता है ना, उस फैमिली का क्या हाल होता है वो फैमिली ही बता सकती है जिसके ऊपर गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए 1 लाख से भी ज़्यादा फैमिलीज़ वीरान हो गई। मतलब अगर 1 लाख लोग मरे हैं तो आप ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए कि 7 से 10 लाख लोग की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। ठीक, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं और ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ठीक, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयालु होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म का पालन करना एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। सही बात है, लोगों के दिल में अगर डर बिठाओगे तो वो सिर्फ सामने आपकी इज्जत करेंगे। लोगों के दिल में इज्जत कमाओगे तो सामने वो पीछे भी आपकी इज्जत करेंगे, और अगर कोई पीछे आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करेगा तो वो उनको भी सही कर देंगे। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब मानवता को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, मतलब जो धर्म है वो तो संस्कृत वर्ड है और जो धम्म है वो प्राकृत रूप है इसका। ठीक है जी। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तटवर्ती उड़ीसा मतलब जो उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, मतलब जो समुद्री इलाका है, तटीय। ठीक है, कलिंग को जीतने के लिए अशोका ने एक युद्ध लड़ा। कितने युद्ध लड़े? एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। तृष्णा के बारे में हमने पढ़ा था ना। तृष्णा बौद्ध धर्म में तृष्णा क्या होती है? इच्छाएं एक के बाद आना तृष्णा कहलाती है। वितृष्णा मतलब इच्छाएं खत्म हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। जी, अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या कर्मकांड की कोई भी नीड नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देती है, ऐसे ही एक राजा का कर्तव्य बनता है अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा देना। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। जी, यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अशोका थे उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया और चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे? आंसर कमेंट बॉक्स में। कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिनसे उन्हें संवेदना थी, मतलब उनको थोड़ा फील होती थी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या थी वो? अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, टकराव होता था। वो तो आज के टाइम में बहुत होता है, आप लोगों को पता ही है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, मतलब उनको एक इंसानी एक जानवर से भी ज़्यादा बदतर ट्रीट किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। और अशोका ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत, यूपीएससी क्वेश्चन, धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, क्योंकि धम्म में शांत रहना सिखाया जाता था। अब इंसान जितना शांत होगा, उसका माइंड जितना सेट होगा, वो उतने कम झगड़े करेगा। इसके अलावा और क्या किया? अशोका ने अपने संदेश कहीं जगहों पर, कहीं शिलाओं पे खुदवा दिए। ठीक है, ये अभिलेख ही। और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो नहीं पढ़ सकते। अशोका ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। इवन ये बोला जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भी धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा।
और उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए, और इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों दोनों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट। और यहाँ पर आप कुछ ये देख भी सकते हैं कि राजा अशोका ने अपने प्रजा के लिए क्या क्या संदेश छोड़े थे। उदाहरण के लिए वही बच्चों की शादी होती है, उनके जन्म होते हैं, या फिर जब यात्रा शुरू करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, तो ये किसी काम की नहीं है। इसके बदले कुछ और मानो, कुछ और करो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने दास दासियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का सम्मान करो, जीवों पर दया करो। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा, मतलब अपने धर्म की प्रशंसा या फिर दूसरे की इंसल्ट करना दोनों ही गलत है, और दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये राजा अशोक के बारे में हमारे फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आज भी प्रासंगिक, मतलब आज भी प्रैक्टिकल है। और यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल देखिए कि एक वर्ड है ए, तो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो लिपि है वो देवनागरी है, ये है ब्राह्मी लिपि, ये है बांग्ला, मलयालम, और ये क्या है तमिल। ये ए ही लिखा है बट अलग अलग तरीके से लिखा है जी। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रास में बताया गया है बट इम्पॉर्टेंट है। चाइना की दीवार मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा सा पहले चाइना की दीवार बनने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य तो 300 साल पहले से, और ये चाइना की दीवार 2400 साल पहले हमने पढ़ा है ना अभी स्टार्टिंग में। तो इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमाओं की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, और अगले 200 वर्ष तक इस दीवार का 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी। भाई कभी कोई आ गया, उसने अटैक कर दिया, वो वहाँ का राजा बन गया, उस पर किसी ने अटैक कर दिया, वो वहाँ का राजा बन गया। ठीक, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, जी के पॉइंट, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। ठीक, और जो इसकी ऊपरी सतह है ना वो एक सड़क जैसी है। आपने वो देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना। चांदनी चौक टू चाइना में जब अक्षय कुमार प्रैक्टिस करते हैं ना, लास्ट में वो जो गाना है आज पठे चकलैंदे, तो लास्ट में जब वो जिस वहाँ पे भागते हैं ना गाने के लास्ट में, वो है चाइना की दीवार का ऊपरी हिस्सा। और इस दीवार को बनाने में हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा। ऑब्वियसली 2000 साल तक तो कोई इंसान जिंदा रहने वाला नहीं है। ठीक, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों की ही नीड पड़ी होगी, और हर 100 या 200 मीटर पर इसकी निगरानी करने के लिए बुर्ज, मतलब एक तरह से सेंटर से बने हैं कि भाई कोई दीवार पे अटैक ना कर दे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैप दिया गया है सिल्क रूट, मतलब रेशम मार्ग का। रेशम मार्ग का मतलब ये नहीं है कि इस पूरे रास्ते पे रेशम उगता था या फिर रेशम बिछा रहता था, नहीं। रेशम मार्ग का मतलब ये है कि जो चाइना के लोग हैं ना, वो रेशम कैसे उगाते थे, रेशम कैसे बनाते थे, उगाना नहीं, रेशम नहीं उगता, और रेशम कैसे बनाते थे, और रेशम से रेशम के कपड़े बना के उसको रोम में कैसे बेचते थे, क्योंकि रोम में बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड थी इन सिल्क क्लॉथ्स की। तो कुछ रास्ते बने हुए थे, और कुछ जो ये रास्ते हैं ना, इनमें ना अलग अलग राजाओं का क्या था, कंट्रोल था। देखिए जैसे ये रेड वाला है ना, तो यहाँ पे फारस के शासकों का नियंत्रण था। ठीक है, और जो ये इस कलर का है, ये यहाँ पर देख लीजिए, जो ये इस कलर का है, ये यहाँ पर है ये वाला रूट, इस पे रोमन शासकों का नियंत्रण था। और ये जो थोड़ा सा मेहंदी वाला कलर है, इस पे क्या है, समुद्री मार्ग, ये इम्पोर्टेंट वाले थे। यहाँ पे वीडियो में तो मैप सही से नहीं शो हो पा रहा है, बट आप अपनी बुक से अच्छे से इसको रीड कीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। यूपीएससी में बहुत इम्पोर्टेंट बनता है ये वाला क्वेश्चन।
ये एक दूसरा मैप भी दिया गया है, आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, आगे की बात बताया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो इसकी जगह ना, जैसे मौर्य साम्राज्य तो पूरा एक था, उसकी जगह नए छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। कौन सा क्या था, कहाँ पे सबने अपने अपने सिक्के चलाए। देखिए जैसे यहाँ पे ये हिंद यवन सिक्का लेफ्ट में, राइट में देखिए कुषाणों का सिक्का, कुषाणों ने ऐसा किया। ये शकों का सिक्का है और ये सातवाहन सिक्का। ठीक, इसके बारे में हम फिलहाल के लिए तो एक रीडिंग कर लेते हैं और ज़्यादा डिटेल से आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था और इसके स्थान पर अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन भी स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे और जबकि जो शक थे उनको गुप्त शासकों से राज्य नहीं मिल पाई। ठीक है, मतलब जो गुप्त शासक थे वो शकों को नहीं हरा पाए। और फिर शकों के बाद कौन आए, कुषाण आए। यहाँ पे मतलब काफ़ी जो मौर्य साम्राज्य था वो तो पूरा एक था, ठीक है, एक पूरा सेंट्रलाइजेशन यू कैन सी। बट उसके बाद क्या हुआ, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ वो कहीं छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। फिर कहीं पे कोई आए, कहीं पे कोई आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे शकों के बाद कुषाण आए, फिर कुषाण के बारे में आगे जानेंगे। फिर उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक शुंगमित्र ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्णव, जी शक के बाद कुषाण, के बाद शुंग, देन कर्णव। ठीक है, और कुछ जगहों पे गुप्त साम्राज्य का भी चलता रहा। ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ सा रहा सिस्टम। और हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ दरअसल जो ये शक थे ना, इनकी ना कुछ ब्रांचेस थी। तो यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन करे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। और लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य, सातवाहन साउथ में था, राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटका वंश का शासन स्थापित हुआ। वाकाटका वंश के बारे में बस एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी। जो राजा विक्रमादित्य थे, शकारी विक्रमादित्य, जिसके नाम पे शख्स वो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ, उनकी बेटी की शादी वाकाटका वंश में हुई थी। और इनकी बेटी ऐसी थी जिनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई किसी रीज़न की वजह से। फिर इन्होंने हेल्प की अपने फादर का राज्य बढ़ाने में। वाओ ऐसी भी होती है बेटियाँ, ऐसी ही होती है बेटियाँ यार। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच यहाँ पे साउथ में चोलो, चेरो तथा पंड्यों का शासन था। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्य, दो बड़े राजाओं की क्या हुई, राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राजा और राज्य थे जिसके बारे में हमने सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से मालूम पड़ता है। इन सब के साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिसमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें क्या, कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति, मतलब बिजनेस बढ़ रहा था। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, पहले समुद्र से करते थे ना, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मतलब इन रास्तों के बारे में और हमें पता लगा। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई और साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें एक साथ हो रही थी। तो आगे जो बुक के हिस्से हैं ना, मतलब जो चैप्टर्स है हम उसमें पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश होता है। मानती हूँ थोड़ा सा लंबा हो गया, बट क्या हुआ,
अच्छा है ना, थोड़ा सा लंबा हो गया, उतनी नॉलेज ज़्यादा मिल गई।